गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम अपनी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू दे रही थी और बोलती है कि लव बहुत ही बेकार चीज है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी। और सामने वाली लड़की को अपना कार्ड देते हुए बोलती है कि तुम्हें कभी भी रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। उस लड़की के जाने के बाद वहाँ पर उसकी एक जूनियर श्याओ आती है जिसको वो लव मैग्नेट के बारे में बताने लगी थी कि इस ब्रेसलेट को अपने पास रखने से तुम जिसको परस्यू करना चाहती हो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तभी हमारा मेन लीड जेंग वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम इसे बेवकूफ क्यों बना रही हो, तुम जानती हो इस पर मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ कि तुम फ्रॉड कर रही हो। और उसके बाद श्याओ को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। श्याओ बोलती है कि जेंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे इस ब्रेसलेट की जरूरत है। और ये कहते हुए जियांग के हाथ से ब्रेसलेट लेकर उसको पे कर वहाँ से वो चली गई थी। जेंग तो देखता ही रह जाता है कि अचानक से ये क्या हुआ, जब जियांग हंसते हुए बोलती है कि इसीलिए कहते हैं दूसरों के मामलात में नहीं घुसते, लेकिन तुम्हें तो आदत है शायद। अब जेंग चुपचाप वहाँ से जाने ही वाला था जब उसे रोकते हुए बोलती है तुम तो वही हो ना जिसने मुझसे बदतमीजी की थी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं। और जेंग बोलता है वो बदतमीजी मैंने नहीं की थी, मेरे पास प्रूफ भी है। और फिर उसको अपने मोबाइल पर बनी एक वीडियो दिखाने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब जियांग बस स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़ी होती है और तभी एक पर्सन आकर उसको टच करते हुए उसे हैरेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेंग ने ये सब कुछ देख लिया था। जेंग जाकर उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इसे हाथापाई में जेंग का हाथ जियांग को टच हो गया था और जियांग को यही लगता है कि शायद जेंग उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहा था और वो उसको थप्पड़ मार देती है। जेंग उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, उसने तो उसी पर यकीन किया जो उसने देखा और वो सामने वाला पर्सन बिल्कुल इनोसेंट बन जाता है कि जैसे उसने कभी कुछ किया ही ना हो। इस वीडियो को देखते हुए जियांग को अपनी गलती का एहसास होता है और जेंग से माफी मांगते हुए वो बोलती है कि मुझे सब के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। जेंग अपना फोन वापस रखते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है तुम्हें और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। लेकिन जियांग तो बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील करती है और फिर उसका बोर्ड देखते हुए पूछता है कि क्या तुम लव गुरु भी हो, तो वो बोलती है हाँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो इस सब में, मैं तुम्हें टीच करूंगी वो भी फ्री में अपॉलॉजी के तौर पर। ये बात सुनते हुए जेंग कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ऐसी बोरिंग चीजों में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया था और उसके जाने पर वो सोचती है कि बोरिंग ये चीजें नहीं बल्कि तुम हो। अब सीन चेंज होता है और हम जियांग को क्लास में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसकी प्रोफेसर उसे लव के बारे में समझा रही थी क्योंकि वो उनकी लव कोर्स इंस्ट्रक्टर थी। उसकी बातें सुनते हुए जियांग बहुत ही ज्यादा बोर होती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि आखिर ये है कौन, इतनी शार्प बातें करती है ये। तो उसकी फ्रेंड सो उसे बताती है कि ये हमारी न्यू कोर्स इंस्ट्रक्टर है और तुम जानती हो कि बहुत सारे प्रोफेसर्स ने इसको परस्यू करने की कोशिश की लेकिन इसने कभी किसी को भाव ही नहीं दिया और ये अभी भी अनमेरिड है। ये बात सुनते हुए तो जियांग हंसते हुए बोलती है इंटरेस्टिंग। अब वो प्रोफेसर उनको एक टास्क के लिए पेयर बनाने को बोलती है और सबका पेयर बन चुका था, सिर्फ जियांग ही रहती थी कि इतने में वहाँ पर जेंग आता है और प्रोफेसर जेंग से बोलती है कि जियांग के साथ तुम्हारा पेयर बनेगा। इस पर तो जियांग भी शॉक रह गई थी कि ये क्या हुआ है अचानक से और सू हंसते हुए बोलती है कि अब तो मजा आएगा और पीछे चली जाती है। जियांग जेंग से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम लव में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात सुनते हुए जेंग बोलता है कि क्या ये लव क्लास है, तो जियांग कहती है जाहिर सी बात है और क्या होगा, एक्टिंग क्लास। तो जेंग फ्लैशबैक याद करते हुए उसे बताने लगता है कि मुझे ट्रिक किया गया है और धोखे से यहाँ पर भेजा गया। तो जियांग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि फाइनली किसी ने तो तुम्हें ट्रिक किया। जिसके बाद प्रोफेसर उनको टास्क देते हुए बोलती है कि तुम सबको अपनी डायरी पर 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो कि तुम अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो और उसमें से एक टास्क तुम लोगों को आज के दिन में पूरा भी करना होगा। अब सब वो सारी चीजें लिखने लगते हैं, लेकिन जियांग की नजर जैसे ही जेंग की डायरी पर पड़ती है तो वो उसे बोलती है अरे तुम लिख क्यों नहीं रहे, क्या तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है करने को। जेंग कोई भी रिप्लाई नहीं करता और तभी प्रोफेसर बोलती है कि आज की क्लास यहीं पर खत्म हुई, लेकिन तुम लोगों का टास्क ये है कि तुम सबको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हो। रात में जियांग ड्रेस सेलेक्ट करती है कि कल कौन सा ड्रेस पहन कर जाए और जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो सू से पूछती है और सू बोलती है कि अरे तुम उस लड़के को पसंद भी नहीं करती हो तो फिर इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही हो। जियांग उससे बोलती है कि चाहे वो पर्सन मुझे पसंद ना हो लेकिन ये मेरी जिंदगी की पहली डेट है, इसको खराब कर दूं क्या। और नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छा सा रेडी होकर वो जेंग से मिलने जाती है। जब जेंग स्कूटी लेकर उसका इंतजार कर रहा था और उसे बैठने को बोलता है, वो बोलती है तुम मेरा ड्रेस देखो मैं कैसे बैठूंगी स्कूटी पर। तो जेंग बोलता है कि तुमने वो शेड्यूल नहीं देखा जब मैंने तुम्हें भेजा था। इस पर वो कहती है नहीं मैं बहुत ज्यादा
बिजी थी इसलिए देख ही नहीं पाई क्या था उसमें। जेंग कहता है मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम पहले स्कूटी पर बैठो। अब वो स्कूटी पर बैठकर जैसे ही गिरने से बचने के लिए उसको हक करती है तो जेंग उसका हाथ हटाते हुए बोलता है कि मेरी शर्ट को पकड़ लो। वो उसकी शर्ट को पकड़ लेती है लेकिन जंप लगने से वो उससे टकरा गई थी। तो तभी जेंग बोलता है कि ठीक है तुम हक कर सकती हो, लेकिन अब गुस्से से वो उसकी शर्ट ही पकड़ती है। तो जेंग बोलता है मैं स्कूटी चलाऊंगा तब बोलना नहीं। और जैसे ही वो स्कूटी चलाता है तो वो उसको हक करते हुए बोलती है जेंग प्लीज आहिस्ता चलाओ। कुछ ही देर में वो एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं जिसे देखते हुए जेंग तो शॉक ही रह गई थी और वो बोलती है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जेंग बोलता है डेट पर। तो वो बोलती है तुम थोड़े से पागल हो क्या। हाँ मैं मानती हूँ तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन कभी तुमने डेट के बारे में सुना भी नहीं है क्या। कोर्ट में कौन आता है डेट करने। ये बात सुनते हुए जेंग बोलता है कोई बात नहीं, अगर किसी ने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया तो हम कर लेंगे, अब तुम अंदर चलो। और ये कहते हुए वो अंदर चला गया था और जेंग सोचती है ये सच में पागल है। कोर्ट में बैठकर वो दोनों ही उस केस को सुनते हैं जो कि उस वक्त कोर्ट में चल रहा था। और जेंग बोलती है कि कितना बोरिंग है ये सब कुछ। और उसको चुप रखने के लिए जेंग उसके मुंह पर एक पेज चिपका देता है और वो तो शॉक में ही रह गई थी कैसी डेट है ये। और फिर अपने मुंह के ऊपर से उसी पेज को उतारते हुए उसके ऊपर लिखती है बोरिंग और उसके हाथ पर चिपका देती है जिसे जेंग देखने लगा था। कुछ ही देर में उसके बार बार तंग करने पर जेंग उसको कोर्ट से बाहर लाते हुए बोलता है कि बेशक ये एक मॉक ट्रायल है लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, कोर्ट के रूल्स तो तुम्हें फॉलो करने ही होंगे। ये बात सुनते हुए जेंग बोलती है कि ये एक चीटिंग है। डेट का नाम लेकर तुम मुझे कोर्ट ले आए हो जहाँ पर तुम अपनी स्टडी कर सको, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ। अगर तुम्हें डेट शीट बोरिंग लगती है तो मुझे भी ये सारी चीजें बोरिंग लगती हैं। मुझे बिना बताए यहाँ पर लाना इसे भी फ्रॉड कहते हैं, क्या तुम जानते हो। जेंग उससे बोलता है कि जो मैंने तुम्हें डेट प्लान भेजा था तुमने उसे पढ़ा भी नहीं। ये बात सुनते हुए जेंग बोलती है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम उसको बना लो लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। खैर छोड़ो, बताओ हम अब कहाँ जा रहे हैं इसके बाद। तो जेंग बोलता है क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर जेंग के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है और वो बोलती है क्या मतलब ये तुम्हारी डेट थी आज की। तो जेंग कहता है बिल्कुल, ये ट्रायल खत्म हो चुका है तो हम चलते हैं घर, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। अब जेंग जैसे ही उसके स्कूटी के पास जाकर बैठने ही वाली थी तो वो बोलता है आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तुम्हें इस पर वर्क करना होगा। और फिर उसे बिना बिठाए ही स्कूटी लेकर चला गया था और वो पीछे से चीखते हुए बोलती है ये क्या हरकत थी, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और फिर जल्दी से उसको साइड पर करते हुए वहाँ से चली गई थी। और उसके बाद हम उसे क्लास में बैठा हुआ देखते हैं। इतने में प्रोफेसर आते हुए बोलती है कि सबके स्कोर्स मेरे पास आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सबके स्कोर ही अच्छे हैं, लेकिन जेंग तुमने अपने पार्टनर को 0 स्कोर क्यों दिए। ये बात सुनते हुए जेंग बोलती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और जेंग बोलता है 0, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें 60 पॉइंट्स दिए हैं। ये बात सुनते हुए जेंग बोलती है तुम्हारी नजर में 60 बहुत ज्यादा है। तभी जेंग प्रोफेसर से बोलता है कि जरूर ये अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है मुझसे स्कोरिंग करते हुए। और जेंग कहती है प्रोफेसर मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने ये पॉइंट्स इसको क्यों दिए, आपको पता चलेगा तो आप भी यही बोलेंगी कि मैंने स्कोरिंग बिल्कुल ठीक की है। और प्रोफेसर बोलती है कि तुम दोनों लड़ते हुए बिल्कुल लवर्स लग रहे हो और तुम जानते हो कि ऑपोजिट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। प्रोफेसर की बात सुनते हुए वो दोनों ही बुरा सा मुंह बना लेते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही कभी भी ऐसा नहीं सोचा था और वो दोनों एक दूसरे से इरिटेट हो रहे थे। अब उनके ऐसे झगड़ने पर अब प्रोफेसर बोलती है कि तुम दोनों के स्कोर्स अच्छे नहीं हैं, ये बात याद रखना कि इससे तुम्हारे फाइनल के ग्रेड पर असर पड़ सकता है। और उसके बाद उनको नेक्स्ट टास्क देती है कि तुम लोगों को पुराना टास्क ही फिर से करना है। इस पर तो जेंग का फिर से बुरा सा मुंह बन गया था कि क्या मतलब फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा इसके साथ डेट पर। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही जेंग के पास जाता है तो उससे बोलता है कि देखो मेरा शेड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट है और मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ किसी भी डेट पर जाने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम ख्याल रखोगी। तो वो बोलती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे डेट करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें डेट करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तो तुम एक काम करो इस कोर्स को छोड़ दो ताकि मैं अपना पार्टनर स्विच कर सकूं। तभी जेंग बोलता है कि ऐसे बीच में मैं इस कोर्स को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो बोलती है जो भी है, और ये कहकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि वो उससे टकरा जाती है और उसके बाल जेंग की शर्ट के बटन में अटक गए थे। अब वो जेंग से बोलती है इसे जल्दी से निकालो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास सीजर है। तो वो बोलती है अगर मेरे बालों को काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अब जेंग उसके बाल निकालता है जिसके बाद वो बोलती है क्या अजीब चीज हो तुम, और ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी। जेंग वहाँ से अपने स्टॉल पर जाती है जहाँ पर उसकी जूनियर आके बोलती है कि जब से मैंने इस ब्रेसलेट को लिया है मुझे मेरा सोलमेट हर जगह पर दिखाई देता है। जिसके बाद वो जेंग से रिलेशनशिप एडवाइस मांगती है, लेकिन दूसरी तरफ हम जेंग को देखते हैं जो कि अपने प्रोफेसर के पास जाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी पार्टनर बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन प्रिंसिपल उसे वापस भेज देते हैं कि तुम्हें उसके साथ रहकर ही सारा काम करना होगा और अपने टास्क
कंप्लीट करने होंगे। और जेंग के जाने के बाद प्रोफेसर वू को कॉल करते हुए बोलते हैं कि जेंग मेरे पास आया था ये कहने के लिए कि जियांग उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी प्रोफेसर वू बोलती है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एक लाइफ सेवर की तरह। अब सीन चेंज होता है और हम शाओ को देखते हैं जो कि कैफे में बैठी हुई थी और साथ वाले टेबल पर ही जेंग बैठा हुआ था। और हमें यहीं पर पता चलता है कि उसका क्रश कोई और नहीं बल्कि जेंग है। वो जियांग के सारे इंस्ट्रक्शंस को याद करते हुए जेंग के पास जाती है ताकि उसकी अटेंशन गेन कर सके। और फिर जब वो उसमें कामयाब हो गई थी तो फिर वो जेंग से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है, लेकिन जेंग ने मना कर दिया था और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही वहाँ पर जियांग और सू आती है और वो मजे से उसे खाना खिला देती है, लेकिन उसको खाने से जेंग की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो गया था। जियांग जो कि उस पर मजाक और तंज कर रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ और वो उसे लेकर फौरन से हॉस्पिटल जाती है। अब जैसे ही जेंग को होश आता है तो वो उससे बोलती है कि तुम कुछ खाना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो वो बोलता है कुछ भी नहीं, बस अगली बार मुझे अच्छे से ग्रेड देना। और जियांग फ्लैशबैक को याद करती है कि यहाँ तक वो उसे कैसे लेकर आई है, एक ट्रॉली में डालकर। लेकिन जेंग उसे यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू बोलता है तो वो उसे यूर वेलकम कहती है। और फिर जियांग उसे बोलती है कि मैं तुम्हें आज रात किसी अच्छी सी जगह पर लेकर जाऊंगी, तुम रेडी रहना। और रात में उसे एक बिल्डिंग के सामने लेकर जाते हुए बोलती है कि मैंने सुना है किसी ने अपने लव के लिए यहाँ पर सुसाइड कर ली और उसकी सोल अभी भी यहाँ पर कैद है। तब जेंग कहता है कि मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जियांग बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर अंदर चलते हैं। और उसको लेकर जल्दी से अंदर चली गई थी और अंदर जाने के बाद खुद छुप जाती है। तभी जेंग उसको ढूंढते हुए बोलता है कि जियांग सामने आओ, मुझे डराओ मत। और कुछ ही देर में जियांग उसके सामने आकर उसको डराती है, जिससे वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। लेकिन फिर जियांग को देखकर हंसता है कि इतने में उन्हें पीछे एक साया दिखाई देता है और वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, जियांग पीछे देखो। जियांग जैसे ही पीछे देखती है तो वो जल्दी से उसको हग कर लेती है और चीखने लगी थी, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भागता है। उन्हें आवाजें सुनाई देती है कि रुक जाओ, तुम लोग किस डिपार्टमेंट से हो, लेकिन वो किसी की कोई आवाज सुनते ही नहीं और ना ही रुकने का नाम लेते हैं। और क्योंकि वो छुपकर यहाँ पर आए थे इसलिए उन्हें दीवार फलांग कर ही यहाँ से जाना था। जेंग जियांग की हेल्प करता है दीवार चढ़ने में और उसके बाद वो उससे बोलती है कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जेंग भी उसका हाथ पकड़ते हुए दीवार पर चढ़ जाता है और जैसे ही वो गार्ड को वहाँ पर आते हुए देखते हैं तो दोनों ही छलांग लगाते हैं, लेकिन जेंग जियांग के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली उनकी किस हो जाती है। और फिर जेंग उसे हॉस्टल वापस लेकर आता है जहाँ पर जियांग बोलती है कि ये डोर तो लॉक है। अब जेंग बोलता है कि तुम क्या करोगी, तो वो बोलती है मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद होता है। और की निकाल कर वो डोर खोल लेती है, जिस पर वो बोलता है अरे तुमने आज दिन में 2 दफा रूल्स तोड़े। तभी जियांग बोलती है कि लॉयर जेंग आप मुझे ज्ञान देना बंद करेंगे। और उसके बाद वो हॉस्टल के अंदर चली गई थी और जेंग भी वापस चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेंग जैसे ही क्लास में इंटर करता है तो वो सू की बातों को सुनता है जो कि सबको बता रहे थे कि कल जियांग और जेंग कहाँ पर गए थे और उनके बीच में क्या क्या हुआ। जेंग को देखकर वो चुपचाप सब अपनी चेयर्स पर जाकर बैठ जाती है और जेंग भी अपनी चेयर पर आकर बैठ गया था। इतने में जियांग वहाँ पर आती है और उसके सामने उसका ब्रेकफास्ट रखते हुए बोलती है कि ये लो इसे खा लो। लेकिन तभी जेंग बोलता है कि आओ मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले गया था और फिर बोलता है कि मैंने कहा था ना कि रात के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, तो तुमने क्यों बताया। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सू को ही बताया था, इसमें क्या गलत है। लेकिन जेंग उसकी एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता और वहाँ से चला गया था, जिसके बाद वो उसको 0 स्कोर देता है। तो वो बोलती है इसका क्या मतलब। तभी जेंग कहता है क्योंकि नेगेटिव स्कोर्स नहीं थे मेरे पास देने के लिए। और ये कहकर वो प्रोफेसर वो के पास जाते हुए बोलता है कि मुझे ये क्लास स्किप करनी है। अब प्रोफेसर वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम टॉप स्टूडेंट हो और इतनी जल्दी हार मान गए। जिस पर वो बोलता है कि मेरी और मेरी पार्टनर की कभी भी नहीं बन सकती, आप इस बात को समझें। वो अलग दुनिया से है और मैं अलग दुनिया से। अब प्रोफेसर वो उसे समझाने लगती है कि किसी भी जगह पर सबसे पहले जाकर हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तो तुम भी एडजस्ट करने की कोशिश करो। तो जेंग को जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो प्रोफेसर वो से बोलता है कि ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया ही क्यों गया है, मुझे तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। ये बात सुनते हुए प्रोफेसर वो कहती है कि फिक्र मत करो, हमारी यूनिवर्सिटी कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करवाती जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो। अब रात में जियांग सू पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि वो बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई थी और तुमने पूरी क्लास को बता दी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो सू कहती है कि मैंने तो क्लास को सिर्फ फनी पार्ट ही बताया था, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, तुम रिलैक्स हो जाओ। इतने में शाओ वहाँ पर आती है और जियांग से बोलती है कि मुझे आपकी एक और एडवाइस चाहिए। और दूसरी तरफ जेंग अपने रूम में बैठा हुआ सारी चीजों को याद करता है कि प्रोफेसर वो ने उससे क्या क्या बोला। प्रोफेसर वो बोलती है कि अपनी दुनिया से निकलकर एक दफा उसकी दुनिया
दुनिया को समझने की कोशिश करो। प्रोफेसर शेन की तुमसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं, तो उनकी उम्मीदों को मत तोड़ना। इतने में उसे जियांग का मैसेज भी रिसीव होता है जो कि उसे अपोलोजाइज कर रही थी, और उन सारे मैसेजेस को देखते हुए अपना फोन वो वापस रख देता है। शियाओ से बात करते हुए वो बार बार अपने फोन को चेक करती है कि शायद जेंग का रिप्लाई आ जाए। जेंग उसके अपोलॉजी के मैसेज को देखते हुए कुछ देर सोचकर उसको रिप्लाई करता है कि मैंने तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली, हम दोबारा से डेट कर सकते हैं। और इस मैसेज को पढ़ते हुए जियांग के फेस पर स्माइल आ गई थी, और ये देखते हुए शियाओ बोलती है कि क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? और जियांग जल्दी से बोलती है नहीं, अरे ये क्या बातें किए जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जैसे ही अपने क्लास में इंटर करती है तो जेंग जल्दी से खड़ा होकर उसके लिए चेयर खींचता है, और ये देखकर तो वो हैरान ही रह गई थी कि ये क्या हुआ। अब वो चेयर पर बैठती है तो जेंग भी उसके साथ बैठ जाता है और फिर उसको ब्रेकफास्ट ऑफर करता है, जिस पर वो बोलती है बहुत बदल गए हो तुम। इतने में प्रोफेसर वो क्लास में इंटर करती है और बोलती है कि डेटिंग के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया होगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रोमांस से। वो रोमांस के बारे में पूछती है तो जेंग अपनी बुक पर लिखी सारी थ्योरी उनको बता देता है, जिस पर वो बोलती है कि इतनी थ्योरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हारे पास बुक नॉलेज है। जिसके बाद वो पूरी क्लास को असाइनमेंट देती है कि तुमने अपने पार्टनर के साथ रोमांस फीलिंग्स क्रिएट करनी है। ये बात सुनते हुए जेंग जियांग से बोलता है कि तुम्हें रोमांस फीलिंग्स जरूर फील होंगी, तो वो हंसते हुए बोलती है कि ऐसे तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते हो। और जेंग बोलता है फिक्र मत करो, मैं सारा होमवर्क कर लूंगा। और रात में तो वो ख्वाब भी यही देखती है कि जेंग उसके साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने खड़ी सू उसको देख रही थी। वो जल्दी से उठकर बैठती है कि इतने में उसे जेंग की कॉल आती है, और जेंग कहने लगा था कि जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो उसे 2 मिनट मांगती है और उसके बाद वो रेडी होने लगी थी, और 5 मिनट के बाद जेंग बोलता है कि 5 मिनट हो गए, और वो बोलती है कि बस 5 मिनट और इंतजार कर लो, मैं अभी आई। आधे घंटे के बाद वो रेडी होकर नीचे पहुँचती है, जिसके बाद वो जेंग से सॉरी करते हुए बोलती है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। जेंग बोलता है अरे कोई बात नहीं, चलो मेरा आज का प्लान भी शेड्यूल्ड है, और फिर उसे राइड पर ले जाता है और उससे बोलता है कि क्या ये रोमांटिक है। जेंग की बात सुनते हुए वो हंसने लगी थी, जिसके बाद वो वॉक पर जाते हैं। जिसके बाद जेंग उसकी पिक्चर्स लेता है, लेकिन एक पिक्चर भी ढंग की नहीं थी क्योंकि उसे पिक्चर्स लेना आती ही नहीं थी। जिसके बाद वो एक गेम खेलते हैं कि वो टेडी बियर जीत सके, लेकिन जियांग कोई भी टेडी बियर पिक ही नहीं कर पा रही थी। तो जेंग बोलता है कि अरे ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है। तो जियांग कहती है कि अगर सब इतनी आसानी से इस टेडी बियर को पिक कर लें तो फिर गेम का मजा ही क्या। तो जेंग कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस टेडी बियर को पिक करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें ये टेडी बियर पसंद आ गया है। और जियांग के पीछे आते हुए उसकी हेल्प करता है ताकि वो टेडी बियर पिक कर ले। और जैसे ही वो टेडी बियर जीतते हैं तो जियांग की खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी, और इसी खुशी में वो जेंग को हक कर लेती है और उसे इस बात का आइडिया भी नहीं होता। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है तो वो जल्दी से पीछे हटती है, और वो काफी ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही थी। जेंग उसे टेडी बियर उठा कर देता है, जिसके बाद बोलने लगा था कि क्या तुम दोबारा से खेलना चाहोगी। तब वो बोलती है नहीं, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए वो बस स्टॉप पर वेट करते हैं ताकि बारिश रुक जाए और वो अपने घर की तरफ जाएं। अब जेंग जियांग से बोलता है कि बाइकिंग का आइडिया बहुत ही ज्यादा डम था, ये बात तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैंने कुछ कपल्स को देखा था बाइकिंग करते हुए, तो मुझे लगा कि तुम्हें पसंद आएगा। जेंग की बात सुनते हुए जियांग अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, तभी वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालते हुए बोलता है मैंने तुम्हारी कुछ अच्छी सी तस्वीरें भी ली हैं, ये चेक करो। लेकिन उसमें तो कोई भी काम की तस्वीर थी ही नहीं, और उन सारी पिक्चर्स को देखते हुए जियांग फिर से अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, और जेंग जल्दी से अपने मोबाइल को साइड पर करते हुए बोलता है कि मैं इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, लेकिन मैं इस पर और ज्यादा वर्क करूंगा ताकि हमारी नेक्स्ट डेट से पहले मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि रोमांटिक मोमेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जियांग हंसते हुए बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये मोमेंट्स भी बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं। अब जेंग उसकी तरफ देखते हुए उसके फेस को साफ करने लगा था, और जियांग भी हैरान रह जाती है कि इसे अचानक से क्या हुआ। लेकिन तभी एक बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी उनके पास से गुजरती है, और पानी के छींटे जियांग के ऊपर ना पड़ जाएं, इसीलिए जेंग उसे पूरी तरह से कवर करता है, और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। जियांग दीवार के साथ पिन हो जाती है और काफी ज्यादा नर्वस भी फील करती है। जब जेंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन फिर अपनी पोजीशन का ख्याल करते हुए जल्दी से पीछे हटता है। कुछ देर तो दोनों को ही समझ में नहीं आता कि बात क्या करनी है, जिसके बाद जियांग बोलती है कि मुझे लग रहा है कि शायद बारिश खत्म होने वाली हो, क्योंकि दोनों के बीच में साइलेंस बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। उसकी बात सुनते हुए जेंग बोलता है मतलब कि हमें चलना चाहिए, तो जियांग हाँ में सर हिला देती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलती। जेंग अपनी जैकेट से ही उसको कवर करता है और
उसके बाद वो दोनों भागने लगे थे और ऐसे ही भागते हुए वो उसे लेकर हॉस्टल तक पहुंचता है। जंग उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि जरा यहीं पर रुकना, मैं अम्ब्रेला लेकर आती हूँ। लेकिन जंग उसका हाथ पकड़कर उसको रोक देता है और बोलता है मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। जंग फिर भी उसकी नहीं सुनती और बोलती है कोई बात नहीं, मैं अभी अम्ब्रेला लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाती है। लेकिन इतने में श्याओ अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर पहुँच गई थी और जंग को देखते हुए बोलती है कि आप यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि मैं यहाँ पर अपने क्लास फेलो को छोड़ने के लिए आया था। अब श्याओ बोलती है कि बारिश बहुत ज्यादा तेज है, आप मेरी अम्ब्रेला लेकर जा सकते हैं। जंग अपना फोन निकालता है ताकि वो उसे बता सके, लेकिन उसका फोन डेड हो चुका था और वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर नहीं रुकेगा वरना कोई तमाशा भी बन सकता है। और श्याओ की अम्ब्रेला लेकर वो वहाँ से चला गया था और उसके जाने के बाद श्याओ वहीं पर छुप जाती है ताकि देख सके कि आखिर वो कौन है जिसके लिए वो यहाँ तक आया था। कुछ ही देर में जंग अम्ब्रेला लेकर भागते हुए वहाँ पर आती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं, तो वो किसको ढूंढती और सोचती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरा वेट करोगे, लेकिन खैर मैं कर ही क्या सकती हूँ। और ये कहते हुए दोबारा से अंदर चली गई थी। लेकिन ये सब देखते हुए श्याओ का मूड तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जंग अपने घर पहुँचते हुए जांग के ही पिक्चर्स देखकर खुश हो रहा होता है और दूसरी तरफ जांग भी अपने बालों को ड्राई कर रही होती है कि इतने में वहाँ पर श्याओ आ गई थी। श्याओ को देखते हुए वो खुश होते हुए उसे बैठने को बोलती है और श्याओ कहती है कि मुझे आपसे कुछ एडवाइसेस चाहिए। तो जांग उसे सारी एडवाइसेस देने लगी थी, जिसको वो रिकॉर्ड करते हुए बोलती है कि क्या आपने बहुत सारे लोगों को डेट किया है। तो जांग बोलती है हाँ बिल्कुल, बहुत सारे। इतने में उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है तो वो उसको पिक करने के लिए चली गई थी, अपना फोन वहीं पर रखकर। अब जंग बार बार उसे मैसेजेस करता है और मैसेजेस को देखते हुए श्याओ उसका फोन उठा लेती है। वो जंग के मैसेजेस पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि कल मेरी बर्थडे है, तो क्या तुम कल मेरे साथ डिनर कर सकती हो। उन सारे मैसेजेस को सीन करते हुए श्याओ डिलीट कर देती है और दूसरी तरफ जंग उसके रिप्लाईज का वेट करता है, लेकिन रिप्लाई तो तब आता जब जांग ने उसका मैसेज देखा होता। कुछ ही देर में जांग वापस आती है और उसके सामने श्याओ मौजूद नहीं होती, तो वो सोचती है कि ये अचानक से कहाँ गई और आकर अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसे कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होता। तो वो सोचती है कि ये बंदा फिर से गायब हो गया और फिर से अपने बाल ड्राई करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि उसे यही लगा था कि जंग ने उसे अभी तक कोई मैसेज किया ही नहीं। और फिर जंग के साथ गुजरे सारे मोमेंट्स को याद करते हुए स्माइल करने लगती है। शायद वो थोड़ा थोड़ा जंग को पसंद करने लगी थी। अब टेडी बेयर को उठाते हुए बोलती है कि मिस्टर जंग मुझे टेक्स्ट करो ना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे टेक्स्ट का। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही एक दूसरे को स्कोर देकर प्रोफेसर वू को वो लिस्ट देने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर वू काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और जांग जंग से बोलती है कि कल कहाँ गायब हो गई थी अचानक से, मैं वेट करती रही तुम्हारे टेक्स्ट का। और जंग बोलता है मैं गायब हो गया, मैं तो वेट कर रहा था, तुमने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई ही नहीं किया। जांग बोलती है टेक्स्ट, किस टेक्स्ट की बात कर रहे हो तुम। इतने में श्याओ भागते हुए वहाँ पर आती है और फिर वो बोलती है कि सीनियर ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है अपने हाथों से, हैप्पी बर्थडे। अब ये बात सुनते हुए तो जांग हैरान ही रह गई थी और श्याओ से बोलती है तुम यहाँ पर। तो श्याओ कहती है हाँ, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। जांग बोलती है हाँ, ये मेरा क्लास फेलो है, लेकिन तुम। तभी श्याओ जल्दी से कहती है हाँ, मैंने आपको बताया था ना जिसके बारे में, वही है ये। और फिर जंग से कहती है कि ये केक पकड़े, मैंने आपके लिए खुद अपने हाथों से बनाया है। और ये बात सुनते हुए जंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे है आज। तो श्याओ कहती है इन सारी बातों की फिक्र आप मत करें। अब जबरदस्ती वो केक जंग को पकड़ा देती है और ये सब देखते हुए जांग का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था और वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। जंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें तो मेरे साथ डिनर पर चलना था। तो वो बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। उसके जाने के बाद श्याओ बोलती है कि वो तो आपके साथ नहीं जाएगी, तो क्या मैं चलूँ आपके साथ डिनर पर। तो जंग कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी उसके पीछे जाना होगा। और वो केक भी वापस करने की कोशिश करता है कि मुझे केक नहीं पसंद, लेकिन श्याओ कहती है कि इसे आप रखें। और ये कहते हुए वहाँ से भाग गई थी और जंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ जांग बहुत ही गुस्से से अपने रूम में बैठी हुई थी और सोचती है कि हाई ग्रेड्स लेने के लिए तुमने मेरा यूज किया। और गुस्से से टेडी बियर दरवाजे की तरफ फेंकती है और दरवाजे से एंटर होती सू उसको कैच कर लेती है और बोलती है अरे इतना गुस्सा, तुम फिर से जंग पर गुस्सा हो क्या। तो जांग के हाथ सर हिलाने पर वो बोलती है लेकिन फिर टेडी बियर पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, इस बेचारे का क्या कसूर इसमें। जांग गुस्से से बोलती है तुम्हें इस टेडी बियर की फिक्र है, मेरी नहीं। तो सू हंसते हुए कहती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। ये बात सुनते हुए जांग बोलती है कौन होगा जेलस, मुझे सिर्फ लग रहा है कि मुझे पागल बनाया गया और एक टूल की तरह यूज किया गया बस।
सक्सेस। सू उससे सारी स्टोरी सुनते हुए बोलती है, अरे ये तो अच्छी बात है ना, हमारी सक्सेस स्टोरी हर किसी को पता चलेगी अगर श्याओ को उसका क्रश मिल जाता है तो। ये बात सुनते हुए तो जियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से जैसे ही उसे घूरती है तो वो बोलती है, अरे मजाक कर रही थी मैं। इतने में श्याओ रूम में आते हुए बोलती है कि ये केक मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, तुमने मेरा इतना बड़ा काम जो कर दिया जियांग। जियांग गुस्से से केक लेकर खाते हुए बोलती है, हाँ खा लिया, अब खुश? तो श्याओ हाँ में सर हिलाती है और तभी सू बोलती है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। श्याओ जल्दी से वहाँ से चली जाती है, लेकिन जियांग का गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ज़ेंग बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि जियांग आखिर गुस्सा है क्यों। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जियांग के पीछे ही कैफेटेरिया जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन जियांग तब भी गुस्सा थी और वो पूछता है कि आखिर तुम गुस्सा क्यों हो, बता तो दो। जियांग उससे कोई बात करती इससे पहले ही वहाँ पे श्याओ आ गई थी और श्याओ को देखते हुए जियांग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तो श्याओ उसके सामने बिल्कुल बेचारी बनने का एक्टिंग करती है, लेकिन ज़ेंग फिर भी श्याओ को इग्नोर करते हुए जियांग के पीछे चला गया था और श्याओ बोलती है, अरे इसने तो मुझे भाव ही नहीं दिया, कोई बात नहीं खुद ही उठना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे ज़ेंग की जैकेट मिलती है और वो सोचती है कि आइडिया, और वो उस शर्ट को अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में बहुत ही ज्यादा सैड बैठी हुई थी और शूज को देखते हुए उसके पास आकर बैठकर बोलता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। और फिर टॉफी खोलकर भी उसे देते हुए कहता है कि ऐसे खा लो। जियांग एक्सेप्ट करने से मना करती है तो वो उसे बोलता है, अरे कोई बात नहीं। और जियांग सामने से आते ज़ेंग को देखकर फौरन से उस टॉफी को पकड़कर खाने लगती है। ये देखकर ज़ेंग बोलता है कि अरे ये मेरी जगह है, शू अपनी जगह पर जाओ। तभी शू बोलता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैंने अपना पार्टनर चेंज कर लिया है और अब से जियांग ही मेरी पार्टनर होगी। ये बात सुनकर ज़ेंग को तो समझ में नहीं आता कि इनको अचानक से हो क्या गया, रात तक तो सब कुछ ठीक था। अब वो जियांग से बोलता है कि जियांग क्या ये बात सच है और तुम मेरे साथ अब पार्टनर नहीं रहना चाहती हो? जियांग कहती है बिल्कुल ऐसा ही है और ज़ेंग बोलता है तुमने मुझसे कब पूछा ऐसा करने के लिए? अब जियांग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी ज़ेंग बोलता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ क्या? जियांग उसे कोई रिप्लाई करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर भी श्याओ आते हुए बोलती है तुम अपनी जैकेट कैफेटेरिया में भूल गए थे, मैंने इसे धो दिया है, चेक कर लो। और श्याओ को देखते हुए जियांग का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया था और वो बोलती है शू चलो ना, तुम बास्केटबॉल खेलने के लिए मुझे लेकर जाने वाले थे। उनके जाने पर ज़ेंग भी उस शर्ट को टेबल पर फेंकते हुए उनके पीछे भागता है और श्याओ भी उसका पीछा करने लगी थी। स्टेयर्स पर जाकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए रोकती है। तभी ज़ेंग बोलता है कि मुझे जियांग के पास जाना होगा। ये कहकर ज़ेंग वहाँ से चला जाता है और वो उसे देखते हुए सोचती है कि कोई भागते हुए इतना ज्यादा प्यारा कैसे लग सकता है। अब ज़ेंग थक हारकर अपने प्रोफेसर के पास जाते हुए बोलता है कि सर मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे वो क्लास अटेंड नहीं करनी। तभी उसके प्रोफेसर शेंक बोलते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, क्या उस लड़की की वजह से बोल रहे हो जो कि तुम्हारी पार्टनर है? ज़ेंग बोलता है कि आपको कैसे पता? तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल जाता है, अब मुझे बताओ कि हुआ क्या? ज़ेंग बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहती क्या है। प्रोफेसर शेन बोलते हैं कि इस बात को छोड़ो, हमारी वो क्लाइंट जो कि कुछ टाइम पहले हमारे पास आई थी वो कल दोबारा से आ रही है, तुम्हें उसको अटेंड करना होगा। और ज़ेंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ सर, आप उसको अटेंड कर ले। प्रोफेसर शेन बोलते हैं कि तुम स्टार्ट से ही उसको डील कर रहे थे, इसीलिए अब तुम ही उसको अटेंड करोगे। और प्रोफेसर शेन के कहने पर अब ज़ेंग के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठी हुई थी और बार बार वो चेक करती है कि कहीं ज़ेंग का मैसेज आ जाए और फिर खुद ही उसको सॉरी टाइप करने लगी थी, लेकिन उसे पता चलता है कि ज़ेंग ने उसे ब्लॉक कर दिया। तभी शूज के पास आते हुए बोलता है कि तुमने मेरे गोल्स देखे? तो वो बोलती है हाँ बहुत अच्छे थे। अब वो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर ही रही होती है कि इतने में शू की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आते हुए बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या? और फिर शू की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम धोखेबाज कैसे हो सकते हो? तो शू सारे का सारा इल्जाम ही जियांग के ऊपर लगाते हुए बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये ही लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि मैंने क्या किया, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। तो शू बिल्कुल ही मुकर जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब शू की गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर जियांग को मारने के लिए आती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की। वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके थे और शॉ भी वहाँ पर आते हुए इस सारे मोमेंट की वीडियो बनाने लगती है सिर्फ एंजॉय करने के लिए। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है ज़ेंग की, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोगों की
हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बिहेव करने की, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और जेंग की बात सुनते हुए यू की गर्लफ्रेंड उसे ही थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और श्याओ का तो चेहरा बिल्कुल ही उतर गया था और बाकी खड़े सभी लोग बोलते हैं कि ये लड़का यही डिजर्व करता है। तभी शू बोलता है कि हैंडसम होना भी गुनाह है। यहाँ पर शाम में जियांग और जेंग बीच पर जाते हैं, जहाँ पर जियांग बोलती है कि तुम श्याओ को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे थे, इसीलिए मैंने जेलस फील किया। तो ये बात सुनते हुए जेंग बोलता है कि मैंने उसे कभी भी अटेंशन नहीं दी, हाँ वो बार बार हमारे सामने आ जाती थी और तुमने गलत समझ लिया। वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, जिसके बाद जेंग बोलता है कि जरा दिखाओ वो थप्पड़ जोर से तो नहीं लगा। और जेंग की उसके फेस पर टच करने पर वो काफी ज्यादा शाय फील करने लगी थी। अब कुछ देर वो एक दूसरे को बैठकर ऐसे ही देखते हैं, जिसके बाद जियांग बोलती है कि जेंग तुमसे कुछ मांगो क्या? तो जेंग बोलता है कि हाँ मांगो। तो वो कहती है कि प्लीज क्लास में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें मिस भी कर रही हूँ। और जेंग फिर से एक दफा उसकी आंखों में खो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेंग अपने ऑफिस में बैठा उसे लेडी को डील कर रहा होता है, जिसको प्रोफेसर शेन ने डील करने के लिए बोला था। और वो लेडी बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है, जो कि मैं नहीं रखना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड अब इतने ज्यादा यंग नहीं है कि दोबारा से कमा सके। तुम आधी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दो। ये बात सुनते हुए जेंग बोलता है कि मैं आपको ऐसा आइडिया कभी भी नहीं दूंगा, इसमें आपका लॉस है। तो वो लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब है मेरे लॉस से, मैं तुम्हें बोल रही हूँ जो वो करो। लेकिन जेंग बोलता है कि मैं आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं दे सकता। तो तभी वो लेडी काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए प्रोफेसर शेन से बोलती है कि ये किसको रखा है आपने काम पर, इसको अभी निकालें यहाँ से। और प्रोफेसर शेन उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि अभी तुम यहाँ से जाओ। लेकिन हम जियांग को देखते हैं, जो कि उनकी सारी बातें सुनते हुए रूम में आती है और फिर उस लेडी से अपोलोजाइज करते हुए जेंग से भी बोलती है कि जल्दी से बो डाउन करते हुए अपोलोजाइज करो। और जेंग अपोलोजाइज करता है, जिसके बाद वो लेडी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है कि तुम इस लड़की को यहाँ पर काम पे रख लो प्रोफेसर शेन। कुछ ही देर में वो लेडी जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो जियांग उनका पीछा करते हुए बोलती है कि आप मेरी कुछ देर के लिए बात सुन सकती हैं अगर आप फ्री हैं तो। वो लेडी बोलती है कि हाँ तुम क्या बात करना चाहती हो। तो जियांग उनसे कहती है कि क्या आप मेरी मॉडल बनना पसंद करेंगी, मुझे आपका फिगर बहुत ही ज्यादा पसंद आया और मुझे हमेशा से आपके जैसे ही मॉडल चाहिए थी। ये बात सुनते हुए वो लेडी बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई मुझे मॉडल के तौर पर कैसे चूज कर सकता है। तो जियांग कहती है कि आप मेरा यकीन करें, आप सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं और आपको इस बात का आइडिया भी नहीं। तो ये बात सुनते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और मॉडलिंग करने के लिए भी मान जाती है और जियांग उसको लेकर शूटिंग के लिए चली गई थी। अब जियांग उस लेडी की बहुत ही अच्छी पिक्चर्स लेती है और जेंग भी इसमें उसकी हेल्प करता है हर तरह से एंगल बनाने में। और वो लेडी जैसे ही अपनी पिक्चर्स देखती हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और बोलती हैं कि मुझे लगा था अब मैं किसी भी काम की नहीं रही हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, वाकई में बहुत काम की हूँ और बहुत प्यारी भी। तभी जियांग बोलती है कि मैंने आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में ऑफिस में सब कुछ सुना और मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन है। तो दूसरों के साथ साथ आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लेडी जियांग को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि चलो मैं ड्रेस चेंज कर लूँ। तो जियांग कहती है ये ड्रेस मैं आपको गिफ्ट देने वाली हूँ, आप इसको रख लेंगे, आप पर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और फिर जेंग भी उस लेडी की तारीफ करता है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और बोलती है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर के बाद जियांग बाहर पौधों के पास बैठी होती है, जब जेंग उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर मौजूद होऊंगा। तो जियांग बोलती है इतने दिनों से तुम क्लास लेने के लिए नहीं आए, तो मैं जानती थी कि तुम प्रोफेसर शेन के पास ही होगे, बस फिर तुम्हारी याद आई और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। मैंने कुछ गलत किया क्या? जेंग आज के लिए उसे थैंक यू बोलता है तो वो कहती है यू आर वेलकम। और फिर जेंग कहता है कि तुमने वो ड्रेस इतनी आसानी से उनको दे दिया, जबकि वो तुम्हारा डिजाइन था और तुमने पैसे भी नहीं लिए। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि मैं ड्रेस डिजाइन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाना, और अगर मैं लोगों को खुशियाँ ही ना दे सकूँ तो क्या फायदा मेरे डिजाइनिंग करने का। जिसके बाद वो उस लेडी के बारे में बात करते हुए बोलती है कि मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शायद कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उन्हें डाइवोर्स लेनी पड़ी। लव में कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं कि उनको खत्म नहीं किया जा सकता। जेंग कुछ देर सोचते हुए जियांग से बोलता है कि मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो जियांग बोलती है फिर जल्दी से क्लास में चलो। जेंग बोलता है कि मैं क्रेडिट्स या फिर क्लास के लिए ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो जियांग कहती है फिर किस लिए बोल रहे हो ये सब तुम? तो जेंग उससे कन्फेस करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें
लाइक करता हूँ। और जियांग तो उसकी आंखों में खो ही जाती है। अब जेंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुमने ही कहा ना कि लव को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ गुजारना चाहोगी? तो जियांग जल्दी से हाँ में सर हिलाती है और उसको हंसता देखकर जेंग बोलता है कि तुम सीरियस हो ना? जियांग फिर से हाँ में सर हिलाती है तो वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जैसे ही कैफेटेरिया जाती है तो सब लड़कियां ही उसके बारे में बातें कर रही थी कि ये कितनी बेशर्म है, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर दोबारा सबके सामने आने की। जियांग कुछ देर तक बर्दाश्त करती है और फिर एक लड़की से जाकर बोलती है कि अगर तुम मेरे बारे में बातें कर रहे हो तो जरा मुझे भी बताओ कि आखिर क्यों कर रहे हो। तो वो लड़की उसे वो वीडियो दिखा देती है जो कि शाओ ने शूट की थी। तो तभी जियांग बोलती है कि एक वीडियो देखकर तुम लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तभी वो लड़की कहती है ओ तो इस रिकॉर्डिंग के बारे में क्या, और फिर वो रिकॉर्डिंग भी सुना देती है जो कि शाओ ने रिकॉर्ड की थी। अब जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे कि इतने में वहाँ पर जेंग आते हुए बोलता है कि तुम लोग ऐसे किसी को भी फ्रेम नहीं कर सकते हो। और फिर जियांग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ किसने ये सब कुछ किया है और उससे हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा, जरा मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में वो स्टेयर्स पर शाओ से टकराते हैं जहाँ पर जेंग बोलता है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना। तो तभी शाओ बोलती है कि अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो फिर जेंग के साथ क्यों हो जियांग? तो जियांग कहती है कि फजूल बातें बंद करो, मुझे बताओ कि ये सब तुमने किया। शाओ साफ मुकरती है तो तभी जेंग बोलता है कि मैंने ये अकाउंट्स चेक करवाए हैं और मैं जानता हूँ कि ये तुम ही हो। तो शाओ बोलती है कि अगर सच सबके सामने आ ही गया है तो चलो मैं बता देती हूँ, मैं जेंग को पसंद करती हूँ और ये बात तो तुम भी जानती थी ना। तो तुम्हारे जैसे घटिया लड़की फिर ऐसा ही कर सकती है, तुमने मुझसे इसको छीन लिया। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम जेंग को पसंद करती हो, लेकिन अगर तुम जेंग को पसंद करती भी हो तो तुम जबरदस्ती खुद को पसंद नहीं करवा सकती। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम मेरी वीडियो डिलीट करवा के मुझसे अपोलोजाइज कर लो सबके सामने। और ये कहकर जेंग बोलता है कि बस हमें यहाँ से चलना चाहिए और जियांग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया था। अब जेंग जियांग के लिए पानी लेकर आता है और उसे अपोलोजाइज करते हुए बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा सफर करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। तो जियांग कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, इसीलिए सॉरी मत बोलो। अब वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगे थे। जब जेंग जियांग से बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो तो फिर ये सारी चीजें अपने फेस पर क्यों लगाती हो, यानी कि मेकअप। जियांग उसके सारे क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए बोलती है क्या कहा तुमने, मैं प्यारी हूँ? तो जेंग हंसते हुए हाँ बोलता है, जिस पर वो हंसने लगी थी और थोड़ा सा शर्माती भी है। और तभी जेंग उसको किस करता है तो वो तो अचानक से शॉक ही रह गई थी। जिसके बाद वो हंसते हुए जेंग के कंधे पर सर रख देती है और जेंग भी उसको हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू जियांग को एक वीडियो दिखाते हुए बोलती है कि जिस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ वो सारी वीडियोस पोस्ट की थी वो अपोलोजाइज कर रही है और उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि ये सब उसकी मिस्टेक थी। तो जियांग वो वीडियो देखते हुए हंसते हुए बोलती है कि मुझे पता है ये सब जेंग की वजह से हुआ है। और सू सोचने लगी थी वो काफी अच्छा इंसान है, लेकिन पहले वो इतना ज्यादा अनोइंग क्यों था। अब जियांग फिर से हंसते हुए कहती है कि वो पहले भी ऐसा ही था, बस मैं उसको पहचान नहीं सकी और उसके बाद वो उसका पोस्टर बनाने लगी थी। जेंग के स्केच को देखते हुए सू बोलती है कि ये तुम क्यों बना रही हो। तो जियांग बोलती है कि ये मैं उसको गिफ्ट करूंगी उसके स्पेशल डे पर। जिसके बाद वो जेंग के साथ शॉपिंग करने जाती है और मेजरिंग टेप से उसका नाप लेने लगी थी और काफी ज्यादा शाय भी फील करती है। जब जेंग बोलता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो तो वो झूठ बोलते हुए कहती है नहीं मैं क्यों ब्लश करूंगी, मैं तो नहीं कर रही। लेकिन जेंग उसे तंग करने लगा था और जियांग और भी ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन वापसी पर उनकी स्कूटी की चार्जिंग खत्म हो गई थी और तभी जियांग बोलती है कि मैं और ज्यादा इसको धक्का नहीं लगा सकती। ये बात सुनते हुए जेंग बोलता है कि अभी हमें 40 मिनट्स और चलना होगा। तो जियांग बोलती है कि मैं 1 मिनट भी नहीं चल सकती, ये कुछ ज्यादा हो गया और स्कूल जाने पर वहाँ का गेट भी लॉक होगा तो मैं अंदर इंटर कैसे करूँगी। तो जेंग बोलता है कि अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम मेरे घर पर रात गुजार सकती हो। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि क्या तुम्हारे घर पर जाना ठीक होगा। जेंग कहता है कि मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक होगा। तो जियांग कहती है कि कहीं ऐसे ही तुम लड़कियों को बहला फुसला कर अपने घर पर तो नहीं लेकर जाते। अब जेंग बोलता है कि मेरे घर पर सिर्फ मेरी मदर है, उनके अलावा कोई भी नहीं है घर पर। तो जियांग हंसते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। अब जियांग जैसे ही उसके घर पर जाती है तो उसके घर को देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा घर कितना ज्यादा बड़ा है,
तुम तो बहुत ही ज्यादा रिच हो। और जेंग हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे घर को देखो और ये लो कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए टब में पानी भी भर देता हूँ, जाकर शॉवर ले लेना। कुछ ही देर में जियांग जेंग को ढूंढने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने टाइम से वॉशरूम में क्या कर रहे हो। तो जेंग बोलता है कि अंदर मत आना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो कुछ देर बाहर खड़ी वेट करती है, लेकिन जैसे जेंग बाहर नहीं आता तो वो खुद ही अंदर जाकर देखती है कि वो पानी को बंद नहीं कर पा रहा था। वो मेन वॉल को बंद करते हुए बोलती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पानी को कैसे बंद करते हैं अगर टैप खराब हो जाए तो। तभी जेंग कहता है कि मेरा घर है, जाहिर है मुझे पता होगा। तो वो दोबारा से मेन वॉल को खोलते हुए बोलती है कि जरा बंद करके दिखाओ। अब जेंग उसके करीब आते हुए उसे अपने सामने बिठाकर को किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और यहाँ पर हमें एक रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो दोनों क्लास में जाते हैं, जहाँ पर सू बोलती है कि जियांग तुम कल रात रूम में वापस क्यों नहीं आई, आखिर कहाँ पर थी तुम। तभी प्रोफेसर वो भी आती है और बोलती है कि अगर रास्ते में कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आप वापस ना जा सकते हो तो आप क्या करेंगे जब आप अपने पार्टनर के साथ हो। ये बात सुनते हुए सू बोलती है कि कहीं प्रोफेसर वो को तुम्हारी स्टोरी के बारे में पता तो नहीं चल गया। तो जियांग उसे चुप रहने को बोलती है और जेंग खड़ा होकर प्रोफेसर वू से बोलता है कि मैं अपने पार्टनर को अपने घर चलने का ऑप्शन दे सकता हूँ। और ये बात सुनते हुए सभी हूटिंग करने लगे थे। जियांग ये बात सुनते हुए एक स्माइल देती है, जिसके बाद वो रात के सारे मोमेंट्स को याद करती है कि कैसे उन्होंने एक साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और फिर जेंग अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाता है और जियांग भी उसको सपोर्ट करने के लिए गई थी। और उसके प्रेजेंटेशन एंड करने पर सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और उसके बाद रात का डिनर करने के लिए वो दोनों ही बाहर आ गए थे। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से श्याओ और शू के बारे में पूछते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि हमारा उनसे अब कोई कांटेक्ट नहीं और ना ही उन दोनों ने हमसे कांटेक्ट किया। तभी जेंग वॉशरूम जाता है और जियांग उसका वेट करने लगी थी और उसके साथ टेबल पर बैठी हुई एक लड़की भी उठकर वॉशरूम जाती है। तभी जियांग की नजर पड़ती है उस टेबल पर बैठे लड़के पर, जो कि उस लड़की की ड्रिंक में कुछ मिला देता है और ये देखकर जियांग शॉक रह गई थी। अब वो लड़की वापस आते हुए उस ड्रिंक को पीने ही वाली थी कि जियांग भागकर उसको रोकते हुए बोलती है कि मेरे सामने इसने ड्रग्स मिलाए हैं, तुम इसको नहीं पी सकती हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। इतने में जेंग भी वहाँ पर आ जाता है और जियांग उसको भी यही बताती है। तभी वो लड़का बोलता है मैंने कोई ड्रग्स नहीं मिलाए। तो जियांग बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो इसको पीकर दिखाओ। तो वो लड़का जल्दी से उस कप को उठाकर पी लेता है और उसमें से रिंग निकालते हुए उस लड़की को प्रपोज करता है। तो जियांग तो शॉक ही रह गई थी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। जिसके बाद वो लड़का जैसे ही जियांग और जेंग को देखता है तो वो दोनों जल्दी से अपोलोजाइज करने लगे थे, क्योंकि उन्हें गलतफहमी हो गई थी। जिसके बाद वो चारों ही एक साथ बैठकर वाइन पीते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन वाइन पीने से जियांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वाइन उस पर असर करने लगी थी, इसीलिए जेंग उसे उठाकर घर तक लेकर आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है तो जेंग, जो कि एक्सरसाइज कर रहा था, उठते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही नाश्ता मंगवा लिया है और उससे बैठकर नाश्ता करने को बोलता है। लेकिन जैसे ही वो नाश्ता करने लगी थी तो वो उसके काफी क्लोज हो जाता है और उसके बाद उन दोनों के दरमियान ही हमें एक रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इतने में ही जेंग की मदर घर आ जाती हैं और उन दोनों को एक साथ देख लेती हैं। जेंग की मदर को देखकर जियांग भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। जिसके बाद जेंग की मदर पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और मेरे बेटे को कब से डेट कर रही हो। तो उसके आंसर करने से पहले ही जेंग इस बात का आंसर करता है। तभी जियांग बोलती है मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। उसके जाने के बाद जेंग बोलता है कि मम्मा आप वापस क्यों आई है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें अब्रॉड जाना होगा, मैंने तुम्हारे ट्यूटर से बात कर ली है और वीजा के लिए भी बहुत जल्द मैं अप्लाई कर दूंगी। क्लास में जियांग सू से मिलती है और उसको सब कुछ बताती है कि कैसे वो जेंग की मदर से मिली। इस पर सू बोलती है कि तुम बहुत जल्द अपनी मदर इन लॉ से मिल ली। और दूसरी तरफ जेंग प्रोफेसर शेन के पास आते हुए बोलता है कि मेरी मदर अचानक से वापस आ गई हैं और वो मुझे कोलंबिया भेजना चाहती हैं। इस पर प्रोफेसर शेन बोलते हैं कि हाँ उन्होंने मुझसे बात की थी और मैंने ही उन्हें ये आइडिया दिया था। ये बात सुनते हुए जेंग बोलता है क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे इसके बारे में बात भी नहीं की। अब प्रोफेसर बोलते हैं कि क्या ये सब कुछ जियांग की वजह से है। तो जेंग उनको कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। अब दूसरी तरफ जियांग स्टेज पर बैठी होती है। तभी शाओ से आकर मिलते हुए बोलती है कि मैंने सुना है कि जेंग अब्रॉड जा रहा है, आपको इसके बारे में नहीं पता क्या। जियांग बोलती है ये सब कब हुआ और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो तभी वो बताती है कि मैं प्रोफेसर शेन से मिलने के लिए गई थी और तभी मैंने उनकी बातें सुनी। क्या जेंग ने इस सब के बारे में आपको नहीं बताया। तो जियांग बोलती है कि मुझे जेंग से
बात करनी होगी और वहाँ से उसे बाय बोलते हुए चली जाती है और शाओ उसे बाय बोलते हुए हमेशा खुश रहने की दुआ देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही जियांग अपनी मॉडल से मिलती है जो कि उसे बोलने लगी थी कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो। वो फैशन डिजाइन का स्टूडेंट है और पेरिस में जॉब करता है, अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना आया है, मैं तुमसे उसे मिलवाना चाहती हूँ। जियांग बहुत से बहाने बनाती है लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने भाई को बुलवाकर उन दोनों को एक साथ छोड़कर बहाना बनाकर वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम ज़ेंग को देखते हैं जिसे प्रोफेसर शेन बताने लगे थे कि वो किसी को पसंद करते थे लेकिन अपनी स्टडीज की वजह से उन्हें अब्रॉड जाना पड़ा और जब वो वापस आए तो उस लड़की की शादी हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा किसी और लड़की के बारे में कभी नहीं सोचा और फिर अपनी लाइफ इधर इन्वेस्ट कर दी और अब लोगों की हेल्प करने पर उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें क्या करना है, ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम जो भी फैसला लोगे मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब उस मॉडल का भाई जियांग को अपने बारे में सब कुछ बता रहा होता है लेकिन जियांग तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और वो बहाना बनाकर वहाँ से निकलती है और दूसरी तरफ ज़ेंग बार बार उसे कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाती और ज़ेंग वहाँ से गुजरते हुए जियांग को उस पर्सन के साथ देख लेता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला गया था। जियांग वहाँ से अपने रूम में जाते हुए सू को सब कुछ बताती है कि ज़ेंग अब्रॉड जा रहा है। ये बात सुनते हुए तो सू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और बोलती है कि उस पर्सन ने तुमसे लव करने के दावे क्यों किए कि अगर वो तुम्हें छोड़कर ही जाना चाहता था तो। और दूसरी तरफ ज़ेंग को हम बार में देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और प्रोफेसर वो उसे वहाँ पर देखते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्रोफेसर वो को देखते हुए ज़ेंग बोलता है कि आपकी लव क्लास बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैंने आज तक इतनी मुश्किल क्लासेस कभी नहीं ली। और ज़ेंग की हालत को देखते हुए वो ज़ेंग का फोन उठाकर जियांग को कॉल करते हुए बोलती है कि ज़ेंग को आकर ले जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। कुछ ही देर में जियांग उसको पिक करने के लिए वहाँ पर पहुँच गई थी और प्रोफेसर वो से बोलती है कि इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों लग रही है। तभी प्रोफेसर वो बोलती है कि ये तो तुम ही बता सकती हो, इसको देखो जरा। और ज़ेंग बोलता है कि मैं अभी और भी ज्यादा ड्रिंक कर सकता हूँ। तभी जियांग उसे संभालती है और प्रोफेसर वो से बोलती है कि तुम दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम लोग बात करके क्लियर करो लेकिन ऐसे दिल में मत रहने दो। और ये कहकर प्रोफेसर वो वहाँ से चले जाती है तो जियांग उनको थैंक यू बोलती है कॉल करने के लिए। ज़ेंग अब नशे में ही बातें कर रहा था तभी वो अचानक से वॉमिट करने लगता है तो जियांग उसको धक्का देते हुए बोलती है कि तुम मर जाओगे मेरे हाथों अगर तुमने वॉमिट की, वो भी मेरे ऊपर। कुछ ही देर में ज़ेंग को होश आता है और जियांग उसको लेकर बीच पर चली गई थी जहाँ पर वो दोनों ही अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। तभी ज़ेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा था कैफे पर, तुम डेट पर गई थी ना। और जियांग बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और असल में बात क्या थी। और फिर वो ज़ेंग से अब्रॉड जाने की बात करती है तो ज़ेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं इसके लिए श्योर नहीं था, लेकिन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद वो उसे बताता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। और फिर वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं जिसके बाद वो दोनों ही काफी लाइट फील कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही जियांग ज़ेंग से मिलने के लिए उसके घर जाती है लेकिन ज़ेंग तो घर पर मौजूद नहीं था, उसकी मदर थी। और वो जियांग को घर आने के लिए बोलती है और उससे पूछती है कि कब से जानती हो तुम ज़ेंग को। जियांग जैसा ही बताती है तो वो बोलती है कि तुम उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी ना, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। और उसके बाद वो ज़ेंग की सारी ट्रॉफीज उसे दिखाती है जिसके बाद वो जियांग से कहने लगी थी कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से वो अपनी लाइफ का सारा हार्डवर्क जाया कर दे। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और अगर तुम चाहती हो कि वो सच में एक सक्सेसफुल इंसान बने तो प्लीज उसके ड्रीम्स को फॉलो करने दो उसे। जियांग वहाँ से बीच पर जाती है और ज़ेंग की मॉम की सारी बातों को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा रोती है। इतने में उसे ज़ेंग की कॉल आ गई थी जो कि जियांग से बोलता है कि मैं घर आ गया हूँ लेकिन तुम इतनी जल्दी घर से क्यों चली गई, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ बोला है, मुझे सब कुछ बताओ। अब जियांग बोलती है कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ज़ेंग बोलता है फिर तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो। तो जियांग कहती है कि जरा मुझसे मिलने के लिए आओ। तो ज़ेंग मिलने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ ही देर में वो एक जगह पर मिलते हैं जहाँ पर वो साथ में बॉक्सिंग करते हैं और जियांग और ज़ेंग दोनों ही हंस रहे थे। तभी ज़ेंग बोलता है कि अब मुझे बताओ कि हुआ क्या। तो जियांग अचानक से ही रोने लगती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कितने आउटस्टैंडिंग हो, तुम क्यों उस क्लास में आए जहाँ पर मैं भी थी, क्यों तुमने मेरी हेल्प की और तुम मुझे अच्छे लगने लगे, तुमने आकर सब कुछ खराब कर दिया। वो बच्चों की तरह रोती है तो ज़ेंग उसको हक करता है जिसके बाद वो बोलती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ज़ेंग ये सुनते हुए बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, क्या बोले जा रही हो तुम। तभी जियांग बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और ये कहकर रोते हुए वहाँ से चली गई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने स्टॉल को क्लोज करती है। तभी सू बोलती है कि अगर तुम ज़ेंग को नहीं छोड़ना चाहती हो तो उसे बता दो ना। लेकिन जियांग कहती है कि मैं इतनी सेल्फिश
नहीं हो सकती कि उसके साथ रहने के लिए उसके फ्यूचर को खराब कर दूं। इतने में एक जूनियर उसके पास आते हुए बोलती है कि क्या आप लव की टीचिंग्स देती हैं, मुझे बताए ना कि मैं लव कैसे कर सकती हूँ। तो जियांग बोलती है कि मैं ये सब कुछ क्लोज कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि लव सीखना पड़ता है, वो आपको हो जाता है बस। वो लड़की तो सैड होकर वहाँ से चली गई थी और सू उसके पीछे भागते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें टीचिंग्स दूंगी और जियांग से कहती है तुम तो पागल हो गई हो। और जियांग सोचती है कि शायद मैं लोगों को सिर्फ सिखा ही सकती हूँ लव के बारे में, मेरी अपनी किस्मत तो खराब है। जिसके बाद जियांग अपनी क्लास लेने के लिए जाती है और सोचने लगी थी कि शायद सब खत्म हो गया। और दूसरी तरफ ज़ेंग भी अपनी मदर के साथ अब्रॉड चला जाता है और काफी वक्त गुजरने के बाद जियांग एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर बन चुकी थी और ज़ेंग भी एक बहुत ही अच्छा लॉयर बन जाता है जो कि प्रोफेसर शेन की तरह बहुत से लोगों को डील करता है और उन्हें अच्छे मशवरे देता है ताकि उनकी लाइफ को अच्छा बना सके। अब ज़ेंग बैठा एक लेडी को डील ही कर रहा होता है कि तभी जियांग रूम में एंटर करते हुए बोलती है कि प्रोफेसर ज़ेंग आप तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। जिसके बाद लेडी वहाँ से चली जाती है और ज़ेंग हंसते हुए बोलता है कि डियर वाइफ, आज का पूरा दिन मैं आपके साथ ही गुजारने वाला हूँ और उसको किस करते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन एक मिनट, ये सब कुछ हुआ कैसे? हमारा सीन शिफ्ट होता है दोबारा उसी क्लास में जहाँ पर जियांग बहुत ही ज्यादा सैड बैठी हुई थी। इससे पहले कि प्रोफेसर वो कुछ भी अनाउंस करती, ज़ेंग भागते हुए वहाँ पर आता है और फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करता है कि वो अपनी मदर के साथ अब्रॉड जा रहा था। वो अपनी मॉम से बोलता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके जियांग के पास जाना चाहता है और तभी उसकी मॉम बोलती है कि एक दफा दोबारा से सोच लो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस करना सिर्फ बेवकूफी होगी। तो ज़ेंग कहता है कि मैं ये बेवकूफी करना चाहता हूँ मॉम, मैं अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था जब तक मैं जियांग से नहीं मिला था, लेकिन अब जियांग से मिलने के बाद मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ और यहाँ रह कर भी मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकता हूँ, आपको ये बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी। तो उसकी मदर बोलती है कि अगर तुमने फैसला ले लिया है तो तुम जा सकते हो। और उसकी मदर की परमिशन मिलने पर वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर अपने क्लास की तरफ भागता है ताकि जियांग को जाकर बता सके कि वो उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। और भागते हुए जियांग के क्लास तक पहुंचता है। जियांग भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और जल्दी से खड़े होकर उसके सामने आती है तो वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और उन दोनों को एक साथ खुश देखकर सभी उनके लिए काफी ज्यादा खुश थे और क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनके फ्रेंड्स उनके इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। और इसके बाद ही हमें ये भी पता चलता है कि ज़ेंग को जियांग पसंद तो उसे वक्त ही आ गई थी जब सबसे पहली बार उसने उसे उस बस स्टॉप पर देखा था और उसकी हेल्प की थी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।